warahmatullahi wabarakatuh. Welcome students. Today we are going to discuss a very important topic that is gravitation. Alright. तो इस पूरे यूनिट में ग्रेविटेशन के यूनिट में हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, और इसी तरह हमें केप्लर्स लॉ को डिस्कस करना है, इसमें हमें प्लेनेटरी मोशन डिस्कस करनी है और फाइनली हमें सैटेलाइट्स डिस्कस करनी है, ठीक है। तो पहले ये जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट, दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय न्यूटन। आपने वो कहानी सुनी होगी कि वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, फिर ऊपर से एप्पल गिरता है। वो सारी कहानी मुझे नहीं कहनी है, बल्कि मैं सीधे एक पॉइंट पे आ जाऊंगा, उसने कहा क्या, ठीक है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज कि अगर पूरे यूनिवर्स में हम देखेंगे जितने भी पार्टिकल्स हैं हैविंग मास, तो अगर हम कोई भी दो पार्टिकल्स लेंगे जिनका कुछ मास है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होता है। यानी अगर मेरे पास ये दो पार्टिकल्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका कुछ मास है, तो यहां पे क्या है, ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, इस पे फोर्स एक्सर्ट करता है। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट करता है। तो इनके बीच में जो फोर्स एक्सर्ट होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, ठीक है। तो फिनोमेना ड्यू टू व्हिच ऑब्जेक्ट्स हैविंग द मास अट्रैक्ट ईच अदर एंड द फोर्स विथ व्हिच दे अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो दो बॉडीज जिस फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन हम आपको याद रखना है कि बॉडीज का क्या होना चाहिए बेटा, मास, ठीक है, हैविंग द मास। अच्छा, अब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स. We have four fundamental forces, right? The first one is gravitational force, the second one is electromagnetic force, and the third one is weak nuclear force, and fourth one is strong nuclear force, right? ये तीनों आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ये हमें पढ़ने हैं 12th में, राइट। फिलहाल हम यहां पे डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको याद रखना है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन सब में ये वीक फोर्स होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल दीज फोर फोर्सेस, राइट। तो एक तो ये सबसे वीक होता है और लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, ठीक है, और ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये हम देखेंगे आगे, भी इसकी प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे, और ये सबसे पुराना फोर्स है, ठीक। तो यहां पे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में देखेंगे तो चार्जेस के बीच में फोर्स होता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो वहां पे भी और सारे फोर्सेस, बहुत सारे फोर्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में डिवाइड करते हैं। तो फिलहाल हम देखेंगे यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो बॉडीज है बेटा, हमारे पास दो बॉडीज है, इनके बीच में फोर्स लग रहा है। अब हम ये कैसे देखेंगे कि इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अगर ये पेन दो है मेरे पास, इनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो कंफर्म बात है, ठीक है, ये तो हमें समझ आया। लेकिन ये फोर्स कितना है, ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है, अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, समझो ये हमारे पास दो बॉडीज हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, मास होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है बेटा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे r से। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो करता है इन दो बॉडीज के मास पे और इनके बीच की सेपरेशन पे, इनके बीच की दूरी पे। कैसे डिपेंड करता है देखते हैं। पहले हम ये देखेंगे कि ये बॉडी इस बॉडी को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको फोर्स अप्लाई करता है। ये बॉडी इस बॉडी को इस डायरेक्शन में अप्लाई फोर्स एक्सर्ट करता है। इसको मैं नाम दूंगा F12। तो F12 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मास 2 ऑन मास 1, या इज द फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू मास 2। सिमिलरली ये जो मास है, ये इस मास पे फोर्स अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, तो दिस विल बी द फोर्स F21, राइट, दैट मीन्स फोर्स ऑन बॉडी सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, राइट। तो यहां पे आप ये चीज याद रखो, F जो है ना 1 2 हम लिखते हैं, दिस इज ऑन एंड दिस इज बाई, यानी किस पे लग रहा है वो बॉडी का, हम उसको हम सबस्क्रिप्ट में उसका फर्स्ट लेना है, फर्स्ट नंबर लेना है, और किसकी वजह से लग रहा है उसको हमें सेकंड नंबर पे लाना है, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप देखोगे ना, ये दोनों के दोनों फोर्सेस बेटा क्या होते हैं, ये दोनों के दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, लेकिन साथ में
अपोजिट भी होते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल भी है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं लिख सकता हूं F12 इज इक्वल टू माइनस F21, राइट। तो F12 इक्वल टू माइनस F21, दिस माइनस इंडिकेट्स दैट दे आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, हालांकि इसका फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, दिस माइनस इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन, राइट। अगर मैं प्रिसाइजली इनके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं बताऊंगा F12 mod of F12 that means the magnitude of this force is equal to F21। तो मैग्नीट्यूड में हमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल ही होता है, इसमें डायरेक्शन की बात ही नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक F4 से, राइट। अब मैं देखूंगा कि इनके बीच में ये फोर्स जो है कितना लग रहा है। तो मैंने पहले कहा ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो मासेस पे, इनके मासेस पे डिपेंड करता है और इनकी सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो F अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसने क्या कहा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मासेस। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M1 M2, दैट मींस दिस फोर्स इट डिपेंड्स अपॉन द टू मासेस। यानी जितना मास को हम बढ़ाएंगे, जितने दो बॉडीज का मास ज्यादा होगा उतना वहां उनके बीच का फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इन दो पेन का, ये दो ऑब्जेक्ट्स लेंगे, इनका मास बहुत कम है तो इनके बीच में फोर्स भी क्या होगा, कम ही होगा। अगर मैं अर्थ एंड सन के बीच में देखूंगा, वहां पे मास बहुत ज्यादा है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। दैट मींस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मासेस एंड इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी ये आर पे इनवर्सली प्रोपोर्शन के सेपरेशन के साथ ही इनवर्सली प्रोपोर्शन है फोर्स। दैट मींस जितना हम आर को बढ़ाएंगे, जितने हम इन दो बॉडीज को दूर करेंगे, उतना इनके बीच का जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा बेटा, वो कम हो जाएगा। और जितना हम इसको कम करेंगे, जितना हम इस दूरी को कम करेंगे, उतना इनके बीच का जो फोर्स है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, राइट। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को मुझे हटाना है, यहां पे मुझे इक्वलिटी साइन लानी है। तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए मुझे यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लाना है। तो वो क्या है बेटा, वो G है। ठीक है, मैंने इक्वलिटी में प्रोपोर्शनलिटी को चेंज किया, किसमें, इक्वलिटी में। यहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, दैट इज G M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वेयर ये जो G होता है, वेयर G इज, इसको हम कहते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता, ना हाइट की वजह से, ना डेप्थ की वजह से, ना सरफेस ऑफ अर्थ की वजह से, किसी चीज की वजह से भी वेरी नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम इसके वैल्यू की बात करेंगे बेटा, तो G इज इक्वल टू, इसका वैल्यू जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। क्या इस वैल्यू को न्यूटन ने फाइंड किया है? बिल्कुल नहीं, एक्चुअल में ये G ही बाद में आ गया। तो इसका वैल्यू जो है ना, वो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। ठीक है, और इट वाज गिवन आफ्टर न्यूटन नियर अबाउट 111 इयर्स। ठीक है, 111 इयर्स के बाद इसका वैल्यू आ गया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगर, और ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे, देखो बेटा, हमारे पास F इक्वल टू G M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब मैं दिखाता हूं कि इसका यूनिट कहां से आ गया। देख, हमें सिर्फ G का यूनिट चाहिए, तो R को मैं मल्टीपल करूंगा, ये बन जाएगा F R स्क्वायर। इस M1 M2 को मैं डिवाइड करता हूं M1 इंटू M2। ठीक है, यानी इसको इधर मल्टीपल करता हूं, इसको इधर मल्टीपल करता हूं, यहां पे सिर्फ क्या बचा, G। अब देख, यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या है बेटा, न्यूटन। आर की यानी डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर, तो यहां पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह मास, ये भी मास है, ये भी मास है, मास का यूनिट क्या है, केजी, तो दो मासेस हैं तो स्क्वायर।
तो दिस इज द यूनिट ऑफ जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। आप स्क्रीनशॉट लेंगे, हम उसके बाद में बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक, पॉइंट्स की और ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की भी है। ठीक है, तो पहली बात, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडीज और पॉइंट मासेस। तो बेटा देखो यहां पे ये जो लॉ है ना, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। ठीक है, या हम कहेंगे स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट मास एक रिलेटिव टर्म है, मतलब जब पार्टिकल्स का जो साइज होगा ना, अगर उनकी डिस्टेंस की मतलब रिलेटेड टू देयर डिस्टेंस बहुत कम होगा तो उनको हम कंसिडर करते हैं पॉइंट मासेस। एग्जांपल देता हूं मैं, अगर हम सन और मून को कंपेयर करेंगे या सन एंड अर्थ को कंपेयर करेंगे, तो सन और अर्थ के बीच में कितनी डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तब हम कंसिडर कर सकते हैं अर्थ को एज पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड सन को भी एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। बात समझ आ रही है? तो एक रिलेटिव टर्म है। इसी तरह अगर हमें मून एंड अर्थ के बीच की बात करनी है, तो इनके बीच की भी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, हालांकि इनका साइज इतना नहीं है जितना इनके बीच की डिस्टेंस है, तो हम इनको कंसिडर कर सकते हैं दो पॉइंट मासेस या टू स्फेरिकल सिमेट्रिकल बॉडीज। तो ये ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये उनके लिए तो ऑलरेडी तो एग्जाम में या पेपर में वैसे दिया होता है कि 2 पॉइंट मासेस के बीच में आपको फाइंड करना है, वो क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, बाकी जो अब एक्सटेंडेड बॉडीज हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वहां पे क्या होता है वो हमें उसके बारे में हमें फिलहाल डिस्कस नहीं करना है। इसके बाद इट्स नेचर इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, राइट। तो मैंने पहले भी कहा कि ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, इनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन, रिपल्शन नाम का यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम ऑफ द टू मासेस। देखो इसका क्या मतलब है, देखो ये मेरे पास मास m1 है, ये m2 है। ठीक है, तो इनके बीच में समझो फोर्स लग रहा है, ये F12 और ये F21। तो हम मैं नेट में कहूंगा इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सेपरेशन पे है, समझो ये दो बॉडीज मेरे पास है, ये कुछ सेपरेशन में है, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है। लेकिन इनके बीच में क्या है यहाँ पे बेटा, इनके बीच में एयर है, एयर मीडियम, राइट। अगर मैं इनको उठाऊं, न इनके मास को चेंज करूं, न इनके बीच की डिस्टेंस को चेंज करूं, इनको उठा के मैंने वाटर में रख दिया, ठीक है, वाटर में रख दिया या किसी और सबस्टेंस में रख दिया, क्या इनके बीच की जो इनका बीच का जो फोर्स कम ज्यादा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। देयर विल बी नो वेरिएशन इन द फोर्स, इन ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्योंकि ये जो फोर्स है ना, ये इनके बीच के मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। बात समझ आ रही? मीडियम एयर हो, मीडियम वाटर हो, मीडियम कुछ और हो, ठीक है, तो इनके बीच का जो फोर्स है वो हमेशा सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है बेटा। एक तो m1 मासेस पे, और किस पे डिपेंड करता है? इनके बीच के डिस्टेंस। वहां पे कोई टर्म है ही नहीं थर्ड। हालांकि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं ना, वो मीडियम पे डिपेंड करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो डिपेंड करता है मीडियम पे। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मीडियम कुछ भी हो, फोर्स हमेशा डिपेंड करेगा मासेस पे और इनके बीच की सेपरेशन पे। ये जी तो हमेशा कांस्टेंट ही है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, दैट इज इट इज वीकेस्ट इन नेचर बट इट्स रेंज इज वेरी लार्ज। हालांकि है तो वीक फोर्स, लेकिन इसका रेंज क्या है बेटा? बहुत ज्यादा है, मैंने ऑलरेडी बोला है। इट इज ऑलवेज डेवलप्ड इन एक्शन रिएक्शन पेयर एंड इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। देखो बेटा, ये हमेशा ये जो फोर्स है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। देखो जितना ये इस पे फोर्स देता है उतना वापस फोर्स देता है। तो अगर ये एक्शन करता है, ये तो इस पे रिएक्शन करता है। ठीक है, दैट मीन्स दिस ग्रेविटेशनल लॉ जो है ना, या ग्रेविटेशन फोर्स, इट फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो, बिकॉज इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर ये इस फोर्स को हम समझेंगे एक्शन, तो दिस फोर्स इज रिएक्शन। तो ये हमेशा पेयर्स में, एक्शन रिएक्शन तो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट होता है। ठीक है, यहां पे भी दो फोर्सेस दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, एक एक्शन है एक रिएक्शन है। ठीक है, एंड इट ऑलवेज, और क्या कहता है, ये हमेशा इस लाइन पे एग्जिस्ट होता है जो इनके सेंटर टू सेंटर ज्वाइन लाइन करती है ना,
इसी के अलोंग ये फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट होती है। समझो यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पे दूसरी बॉडी है, देखो ये इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में भी फोर्स अप्लाई कर सकती थी, इस पे भी, ठीक है, सेम ये भी इसको अट्रैक्ट इधर से भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये हमेशा अलोंग दी लाइन विच ज्वाइन द टू सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, ठीक है, ये हमेशा इधर से ही इसको अट्रैक्ट, ये इधर से ही इसको अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये बॉडी इसको इसी लाइन से अट्रैक्ट करेगी और ये बॉडी इसको इसी लाइन से अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। इनके बगैर जितने भी हम लाइन डायरेक्शंस देंगे उनमें कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इट इज सेंट्रल फोर्स एंड इज सिग्निफिकेंट फॉर हैवी बॉडीज, और ये जो है ना, ये सेंट्रल फोर्स मतलब सेंटर टू सेंटर एक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्टेंस हमें मेजर करनी है ना, फ्रॉम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेनी है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर में, सेंटर टू सेंटर हमें ये डिस्टेंस लेनी है, जो आर हम लेते हैं ना, इट इज ऑलवेज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। तो एक तो ये सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू एक बॉडी का सेंटर दूसरी बॉडी के सेंटर पे फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। इसी तरह दूसरी बॉडी पहली बॉडी के सेंटर पे ही फोर्स एक्सर्ट करता है, और इट इज सिग्निफिकेंट फॉर हैवी बॉडीज। इसका क्या मतलब बेटा, इसका मतलब है कि ये दो बॉडीज है ना, इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा या इसकी ओर, मेरे और इस बॉल के बीच में अट्रैक्शन है, इस बोर्ड के बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन क्या मैं इसकी ओर जाता हूं, मुझे अट्रैक्ट करके इधर मूव करना पड़ता है? नहीं, क्योंकि मेरा मास बहुत कम है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल मास, ये जो फोर्स यहां पे एक्सर्ट होता है इट इज वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर आपको पता G इक्वल टू 6.6 × 10⁻11 न्यूटन, दैट मीन्स द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है ना बहुत छोटा है। तो ये तब एक्सपीरियंस होता है जब मास क्या होगा बेटा, जब बहुत बढ़ जाएगा। समझो, मैं अर्थ और अपने आप की बात करूंगा, ठीक है, तो अब अर्थ का मास है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, और या इस पेन और अर्थ की बात करूंगा, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसका मास थोड़ा है, लेकिन ओवरऑल जो मास का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा बहुत आ जाएगा। तो दैट मीन इनके बीच का जो फोर्स है ना, ये पेन उसको एक्सपीरियंस करेगा, फील करेगा। बात समझ आ रही? इसीलिए ये नीचे गिरता है। दिस कॉल्ड द ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फर्क है, चलो ये भी बताता हूं। देखो, हमने कहा कि ग्रेविटेशन जो होता है इट इज द फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, कोई भी दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर हम एक साइड से अर्थ लेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स है ना, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, अगर हम एक साइड से अर्थ को फिक्स करेंगे, समझो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के साथ हम कोई और ऑब्जेक्ट लेंगे, कोई भी मास, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जिसमें हम क्या करेंगे, फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं पर्टिकुलरली ग्रेविटी। हालांकि ग्रेविटी इज ऑल्सो ग्रेविटेशन, बट इट इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। बात समझ आए? जहां पे एक ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, दैट इज अर्थ, तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट, दैट्स कॉल्ड द ग्रेविटी, ठीक है। तो ये ग्रेविटी हम फील करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा और अर्थ का मास जो है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा बन जाता है, तो तब जाके हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो दैट इज व्हाट मीन्स सिग्निफिकेंट फॉर हैवी बॉडीज, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो।